नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। कांग्रेस का दलित कार्ड। जी हां, उत्तराखंड में 2022 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए राज्य में भाजपा और आम आदमी पार्टी के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने भी चुनावी बुगुल फूंक दिया है। और इसी बीच कांग्रेस के कद्दावर नेता कहे जाने वाले हरीश रावत की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो एक दलित को राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं और उनकी पार्टी इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करेगी। पार्टी की परिवर्तन यात्रा के दौरान हरिद्वार जिले के लक्सर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए रावत ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पंजाब में एक दलित को मुख्यमंत्री बनाकर इतिहास रचा है। रावत ने आगे कहा कि आजीवन गाय के गोबर से कंडे बनाने वाली महिला के बेटे को मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने न केवल पंजाब में बल्कि पूरे उत्तर भारत में इतिहास रचा है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने दलित के बेटे को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को धन्यवाद दिया और कहा कि इतिहास में ऐसे मौके बेहद कम देखने को मिले हैं जब ऐसी नजीर पेश की गई हो। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आगे बोलते हुए अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं भगवान और मां गंगा से प्रार्थना करता हूं कि मुझे मेरे जीते जी दलित के बेटे को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर देखने का अवसर मिले। हम इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करेंगे। आपको बता दें कि पंजाब में कांग्रेस के सीनियर नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने सोमवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चन्नी पंजाब में मुख्यमंत्री बनने वाले दलित समुदाय के पहले व्यक्ति हैं। चन्नी दलित सिख रामदसिया सिख समुदाय से आते हैं और अमरिंदर सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री थे। वहीं अब जब उत्तराखंड में हरीश रावत ही मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, तब खुद हरीश रावत के किसी दलित को सीएम बनाने के बयान पर उत्तराखंड की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। तो परिवर्तन यात्रा के दौरान हरीश रावत की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है और हरीश रावत की तरफ से कहा गया है कि अब कोई दलित जो है वो उत्तराखंड का सीएम बने, ऐसी उनकी आकांक्षा है। तो आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए इस बयान के पीछे के मायने को समझाते हैं कि आखिर क्यों दलित के ऊपर यह बयान आया है। और एकदम से 70 विधानसभा सीटें हैं उत्तराखंड में। आपको बता दें, बहुमत के लिए 36 सीटों का जादुई आंकड़ा बनता है। करीब 22 सीटों पर उत्तराखंड में दलित निर्णायक भूमिका में हैं। इसी को लेकर इस बयान के सियासी मायने देखे जा रहे हैं। बात करें हरिद्वार, यहां पर 10 सीटों पर दलितों की प्रभावी भूमिका बताई जा रही है और ऊधम सिंह नगर की 9 सीटों पर महत्वपूर्ण भूमिका में दलित बताए जा रहे हैं। वहीं देहरादून की 3 सीटों पर भी दलित के लिहाज से देखा जाए तो राजनीतिक समीकरण काफी मजबूत हैं और उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से 55 सीटें सामान्य श्रेणी के लिए यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए हैं। वहीं बात की जाए सुरक्षित यानी कि रिजर्व सीटों की, तो 70 विधानसभा सीटों में से 15 सीटें सुरक्षित रखी गई हैं। तो खानपुर, मंगलौर, लक्सर पर दलित आबादी का वर्चस्व है। ये विधानसभा सीटें हैं जहां पर दलित आबादी का अच्छा खासा वर्चस्व माना जा रहा है। वहीं पिरान खलियर, झबरेड़ा, हल्द्वानी विधानसभा भी दलित बाहुल्य विधानसभाएं मानी जाती हैं। 70 विधानसभा सीटों में से बहुमत के लिए 36 सीटें चाहिए हैं और ऐसे में 22 सीटों पर दलितों की भूमिका काफी ज्यादा निर्णायक है और इसी को लेकर इस बयान के सियासी मायने देखे जा रहे हैं। तो क्या दलितों के सहारे कांग्रेस का उत्तराखंड का प्लान है? उत्तराखंड फतेह करने को लेकर यह बयान सामने आया है। पूर्व सीएम हरीश रावत की तरफ से यह बेहद ही अहम बयान दिया गया। उन्होंने इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा है कि एक दलित के बेटे को अब उत्तराखंड के वो मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। और इसी विषय पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास 3 मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय उनसे करवा दें। हमारे साथ संदीप त्यागी जी भारतीय जनता पार्टी से, आकाश मिश्रा जी आम आदमी पार्टी से और राकेश सिंह जी
कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का एनबी न्यूज पर। और सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं, राकेश सिंह यादव जी, क्या एक तरीके से लहर चल पड़ी है? पहले पंजाब में दलित और अब खुद हरीश रावत की तरफ से कहा गया कि वो उत्तराखंड में भी दलित को देखना चाहते हैं सीएम पद पर। राकेश जी, इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई क्या है? अगर हरीश रावत जी ने यह बोला है कि दलित मुख्यमंत्री वो देखना चाहते हैं, तो गलत क्या बोला है? इस देश में सबको अधिकार है, ये प्रजातंत्र है, ये आरएसएस नहीं है कि जहां दलितों को सम्मान नहीं मिलता है, जहां महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता है, दलितों को पद नहीं दिया जाता है, महिलाओं को पद नहीं दिया जाता है। ये कांग्रेस पार्टी है जहां हर वर्ग का सम्मान होता है। पंजाब में आपने भी देखा, एक दलित वर्ग से मुख्यमंत्री पहली बार बनाए गए, सारे दलित वर्ग में हर्ष की लहर है। अगर उत्तराखंड में आने वाले भविष्य में कांग्रेस की सरकार आती है और वह दलित मुख्यमंत्री बनता है, तो ये तो गर्व की बात है, क्योंकि आज वहां 18% दलित हैं उत्तराखंड में। और आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, 15 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं, 13 सीट एससी के लिए हैं और 2 सीट एसटी के लिए हैं। इन 15 में से 12 सीट पर बीजेपी काबिज है, 3 सीट पर सिर्फ कांग्रेस काबिज है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर दलितों के प्रति ईमानदार है, तो आज भी वो दलित मुख्यमंत्री बना सकते हैं, उनके पास विधायक हैं। पर नियत चाहिए, सोच चाहिए, वो कहां से लाएंगे? वो संस्कार चाहिए कि आप सभी जाति समाज के लोगों को साथ ले सको। सिर्फ नारा देने से सबका साथ सबका विकास, उससे कुछ नहीं होता है। इनकी जो रीढ़ की हड्डी है, जिसको आरएसएस कहते हैं, वो कभी भी दलितों को किसी पद पर अपने संगठन के नहीं लेती है। ये इतिहास गवाह है। 90 साल से ज्यादा आरएसएस को हो गए हैं। कब वहां दलित व्यक्ति वहां का प्रमुख बना, संगठन मंत्री बना? एक आध उदाहरण हो तो आप बता दीजिए। तो ऐसी बात जो इस देश में ये पार्टी कर ही नहीं सकती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी। तो कांग्रेस अगर दलितों को आगे बढ़ा रही है, तो पेट दुखने की क्या जरूरत है? स्वागत करना चाहिए, आप भी कीजिए। ठीक है, उन्होंने तमाम आरोप लगाए। संदीप त्यागी जी, आपका ओपनिंग रिमार्क। मैं बता देना चाहता हूं राकेश जी, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई राजनीतिक संगठन नहीं है कि यहाँ किसी दलित को या इसकी दलित की बात करी जाए। आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने कितने दलित दिए इसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं। रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति, देश का राष्ट्रपति बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और बिहार का उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को बनाने का काम बिहार की भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप जो है मतलब ये स्वीकार बनाते हैं चुनाव किसी और चेहरा किसी और को बनाते हैं। आएंगे ओपनिंग रिमार्क में, कोई टोका टाकी नहीं। कांग्रेस के अंदर होता है कि दलितों के नाम पर राजनीति सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के अंदर की जाती है। आप महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे को बनाते हैं और वहां चुनाव लड़ते हैं तो विलासराव देशमुख के चेहरे पर लड़ते हैं। तो ये दलितों के साथ अन्याय नहीं है तो क्या है? दलितों का अपमान नहीं है तो क्या है? आपने क्या दिया बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को? बाबा भीमराव अम्बेडकर जब चुनाव लड़े थे तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का काम कांग्रेस ने किया, उनको कभी पार्लियामेंट नहीं पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया। यहाँ तक कि बाबा साहब के नाम पर संग्रहालय ना बनाने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी की जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो सबसे पहले आदरणीय भीमराव अम्बेडकर जी के संग्रहालय बनाए गए, उनकी समाधि स्थल बनाए गए। ये भारतीय जनता पार्टी है जहां दलितों को भी सम्मान मिलता है, शोषित को भी सम्मान मिलता है, वंचित को भी सम्मान मिलता है, मजदूर को भी सम्मान मिलता है। कि कांग्रेस दलितों के चेहरों पर सिर्फ राजनीति करती है। और ये आपने हाल ही में कल देख लिया होगा कि क्या कहा हरीश रावत, जो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की मांग करते हैं, वही वो कहते हैं कि पीसीसी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। और पीसीसी के अध्यक्ष कौन है? नवजोत सिंह सिद्धू। जिस बयान का विरोध आप ही की पार्टी के नेता सुनील कुमार जाखड़ करते हैं। सुनील जाखड़ कोई छोटे मोटे चेहरे नहीं है कांग्रेस के। सुनील जाखड़ बहुत मजबूत चेहरे हैं जिन्होंने हरीश रावत का विरोध किया। तो आप दलित विरोधी राजनीति कांग्रेस के अंदर होती है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती है। ठीक है, आकाश मिश्रा जी, आम आदमी पार्टी तो शायद मुझे लगता है जातिगत राजनीति करती नहीं है, या आप भी अब इस दलित के नए एंगल में कुछ अपने लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं?
बात बहुत स्पष्टता से कहना चाह रहा हूँ। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने जो भी बताया, तो देश में सबसे ज्यादा समय इन्हीं का शासन रहा है। और अगर आज दलित की इतनी दुर्गति है तो उसके पीछे सबसे ज्यादा हाथ और सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको आगे लेनी चाहिए। एक बात तो ये बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, आज अगर आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी जिनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, एनसीआरबी का डेटा उठाकर देखिए, दलितों पे अत्याचार, दलितों पे अपराध पहले से करीब 24% ज्यादा बढ़ चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये डेटा कह रहा है। तीसरी बात, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, अभी हमारे बीजेपी के साथी ने बिल्कुल सही बात कही है कि अभी इन्होंने 4-5 महीने के लिए एक को मुख्यमंत्री बनाया, अच्छी बात है, मैं खुश हूँ इससे। दूसरी बात, साथ ही साथ इनका स्टेटमेंट हरीश रावत जी का और आया कि अगला चुनाव सिद्धू जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। इसलिए ये खुद ही कह रहे हैं कि इन्होंने एक लॉलीपॉप दिया था, पंजाब में दिया है। इस पर अगर उत्तराखंड की बात करें, जहां अभी हरीश रावत जी ने स्टेटमेंट दिया है, तो मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि जाति स्तर से ऊपर उठकर आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री चेहरा अपना घोषित कर दिया है। सबको पता है, अजय कोटियाल जी जो आर्मी में रहकर देश की सेवा करी, जिन्होंने अपने पीछे आज भी उनके 2 गोलियां हैं, और उन्होंने एक यूथ संगठन बनाकर 10,000 लोगों को पहले भी रोजगार देने का काम किया जब उनके पास कुछ नहीं था। सबने देखा उत्तराखंड त्रासदी में किस तरीके से अजय कोटियाल जी ने लोगों की मदद करी। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हम किसी को खुश करने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, चाहे वो दलित हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, सिख हो, मुसलमान हो, हम उसके मेरिट पे मुख्यमंत्री बनाएंगे जो जनता के काम आ सके, जनता के मुद्दों पे खड़ा हो सके, जनता की परेशानियों में खड़ा हो सके, और जो एक सिस्टमिक तरीके से उत्तराखंड को चला सके। पिछले 21 सालों में आपने देखा होगा उत्तराखंड में टूटल में आता हूँ, भाजपा कांग्रेस कर रही है। इस पर उत्तराखंड के लोगों को हम लोगों ने एक नया चेहरा, अच्छा चेहरा, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड वाला चेहरा दिया है अजय कोटियाल के रूप में, जो बिना जाति धर्म देखे लोगों के सुधार के लिए काम कर रहे हैं। और जहां पर हमने बेरोजगारी जहां सबसे ज्यादा है, कहा है हर घर में एक बेरोजगार को हम 5,000 रुपए भत्ता देंगे बेरोजगारी का। ठीक है, उन चीजों पर बाद में आते हैं। मुझे लगता है लोगों प्रकाश मिश्रा जी, उन चीजों पर बाद में आते हैं, जो आपके तमाम मुद्दे हैं उन पर बाद में आते हैं। अब मैं डिबेट ओपन कर रहा हूं। ओपनिंग स्टेटमेंट में किसी को भी टोका टाकी नहीं की। राकेश जी, आप कह रहे थे कि दलित को क्यों ना बना दी जाए, बिल्कुल सही बात है, दलितों को हक मिलना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है दलित चेहरा होने पर। लेकिन सवाल इस बात को पर खड़े होते हैं कि आखिर एकदम से अचानक आपको दलितों की याद अब क्यों आ रही है जब चुनावी माहौल आ गया? देखिए, कांग्रेस कभी दलितों को भूली नहीं है। आजादी से लेकर आज तक अभी जो टिप्पणी कई पार्टी करती है, जो आम आदमी पार्टी करती है कि दलितों की हालत बहुत खराब है या दलित नीचे से ऊपर नहीं उठ पाए हैं, शायद ये सिर्फ शहरों पे ट्विटर की राजनीति करते हैं, कभी गांव में जाके देखा नहीं है कि दलित कितने ऊपर उठ पाए हैं। अगर 40 साल पहले दलितों की हालत देखते तो इनको पता चलता कि दलित कैसी जिंदगी जीते थे, किस तरीके से मेला ढोते थे, गांव में किसी ठाकुर के घर के आगे चप्पल उठाकर गुजरना पड़ता था। ये चीजें इन्होंने नहीं देखी है क्योंकि ये आजाद भारत के लोग हैं। गुलाम भारत की बातें इनको पता नहीं है कि वहां से कैसे देश को निकाल के कांग्रेस लेके यहां तक आई है। अब पकी हुई मलाई खाना, आप बीच में मत बोलिए, या तो जी आते हैं बारी बारी पर। मैं मेरा बायोडाटा देने आते हैं आपके पास, आपको जब टाइम मिलेगा, उम्र से नॉलेज होता ना, उस समय आप अपना उम्र से नॉलेज होता ना महाराज जी, आप कर रहे हैं आपकी योग्यता के आप बता रहे हैं कि दलितों का बहुत ज्यादा उत्थान हो गया है। ठीक है, पता नहीं आप कहां की बातें कर रहे हैं, क्योंकि आप जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो दलितों को अभी भी काफी उत्थान की जरूरत है, आवश्यकता है। वो अभी भी मुख्य धारा में जिस तरीके से सवर्णों को ट्रीट किया जाता है वो ट्रीट नहीं किए जाते उसी तरीके से आज भी तमाम। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो स्थितियां बिल्कुल उलट हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि आप आज सीएम फेस प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा आप एक कदम और आगे बढ़िए और कांग्रेस अध्यक्ष पद जिसको लेकर अभी आपके लिए चेहरा ढूंढा जा रहा है, एक दलित को ही बैठा दीजिए। मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए, आप बीच में काट के अगर दूसरी बात कहेंगे तो वो पूरी नहीं होगी। मैंने बोला कि 40 साल में, इन 40 सालों में जो दलित मेला ढोते थे उससे छुटकारा किसने दिलाया, तो स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, जो अगर मेरिट के हिसाब से मुख्यमंत्री बनना था तो बेचारा अन्ना हजारे को बनना था, मलाई खा गए केजरीवाल। तो ये तो राजनीति है, या ऐसे ही होता है। जन सेवा करने के लिए आए थे, भूख हड़ताल करते थे, सत्ता से चिपक गए, अन्ना हजारे को बाहर कर दिया, रामदेव अपने बिजनेस में चले गए। तो ये पूरी दुकान जब जमी तो ये भी तो देखिए कि क्या हुआ उसके बाद, कौन से लोग निकल के आए।
ये देश का भला करेंगे, ये देश का नया इतिहास बनाएंगे। जिन्होंने अपने ही साथियों को धोखा दिया, जिन्होंने अपने आंदोलन के साथियों को दरकिनार करा, जो खुद बोलते थे कि हम राजनीति से दूर रहेंगे, वो खुद चुनाव लड़के सत्ता में काबिज है। और आज बात कर रहे ईमानदारी की। ईमानदारी कहाँ थी? ईमानदारी न भाषण में थी, न शब्दों में थी, न ईमानदारी नियत में थी। सत्ता हासिल करना था, उसका एक रास्ता था। तो ये बातें छोड़ दीजिए। राजनीति करते हैं तो शुद्ध बोलिए कि राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस अध्यक्ष पद पर कुछ कहेंगे राकेश जी? निश्चित तौर पर कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आप सारे परिवार, गांधी परिवार के अध्यक्ष नहीं रहे, आपको शायद ध्यान होगा। नहीं तो एक और बड़ा संदेश जाएगा ना, अगर कांग्रेस अध्यक्ष पद पर भी किसी अच्छे दलित योगी को बैठाते हैं आप, तो और अच्छा संदेश जाएगा। सीताराम केसरी जी हमारे यहाँ बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी में एक बार बैठा दीजिए, मोहन भागवत की जगह। ठीक है, सीताराम केसरी के साथ आपने क्या किया था? संदीप त्यागी जी बेहतर बता पाएंगे उसको। क्या किया था वो विषय नहीं है, बने थे ना। नहीं बना के, फिर बना के अगर आप उनका सम्मान बरकरार ना रख पाए तो फिर बनाने से फायदा भी क्या हुआ? बहरहाल राकेश जी आते हैं, मुझे पता है कि अन्ना हजारे का सम्मान बरकरार रहा है, नहीं रहा ना। अन्ना हजारे कहाँ बैठे हुए आज? उनको भगा दिया ना दिल्ली से, केजरीवाल ने धोखा दिया ना। काय का सम्मान रखा? सम्मान ठीक है। राकेश सिंह यादव जी, आप बीजेपी पर कम, आम आदमी पार्टी पर ज्यादा अटैक कर रहे हैं। क्या आपने इस बात को लेकर स्वीकार कर लिया है कि दिल्ली के बाद अब उत्तराखंड में आपको चुनौती देने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी बनने वाली है? चुनाव के समय मिलेगी। ये डायलॉग बाजी पसंद नहीं है, आप मुद्दे पे बात कीजिए ना। या आप क्या केजरीवाल के सामने कीजिए करे, वो खुश होगा। वो केजरीवाल खुश होते होंगे ना। कांग्रेस पार्टी आप तथ्यों पे बात करती है, हवा में बात मत कीजिए। अरे हमसे डबल डोज लीजिए। आप हैं कहाँ? आप हैं क्या राकेश जी? आप हैं क्या ये तो बताइए। आपका इतिहास क्या है? धोखे से सत्ता में आने वाले लोग, अपने गुरु को धोखा देने वाले लोग कौन सा इतिहास बनाएंगे, कौन सा मेरिट बनाएंगे, ये तो देश में देख रहा है, वो पता चलेगा। राकेश जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी बोलिए। मैंने पूछा आपसे कि क्या आपका जो अटैक है अभी तक की चर्चा में, वो आम आदमी पार्टी पर ज्यादा है बनस्पत बीजेपी की? क्या आप ये स्वीकार कर चुके हैं कि दिल्ली के बाद अब उत्तराखंड में आपको चुनौती देने वालों में आम आदमी पार्टी प्रमुख रूप से आगे बढ़ रही है? देखिए, क्षेत्रीय पार्टी जो भी होती है उनका एक सीमित क्षेत्र होता है। ये तो आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल जी वो भी जानते हैं कि वो कहां तक पैर फैला सकते हैं, ये सब जानते हैं। नेशनल पार्टी दो ही है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। डिबेट होती है देश में तो आप भी जानते हैं। समाजवादी पार्टी, बहुत सारी पार्टियां हैं, वो क्षेत्रीय पार्टी रहती है, एक आम आदमी पार्टी। ये तो जिस बात कर रहे थे ईमानदारी की, इसलिए मैंने जवाब दिया। ठीक है, मतलब क्षेत्रीय पार्टियों को आप वरीयता नहीं देते? क्षेत्रीय पार्टी को तवज्जो दी जाती है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो चरित्र रहा है, वो पार्टी जिस तरीके से सत्ता में आई है, जिस तरीके से अन्ना हजारे का आंदोलन का दुरुपयोग किया है, और अन्ना हजारे जैसे व्यक्ति ने जिस तरीके से पूरे देश को धोखा दिया है, ये सब देश ने देखा है। अब इसके बाद आप बोले क्या आम आदमी पार्टी पे यकीन करेंगे, तो संभव ही नहीं है वो तो। चलिए ठीक है, राकेश जी आते हैं, अगले राउंड में आपसे बात करेंगे। भले ही आप इस समय इलेक्शन कमीशन के डेटा के मुताबिक आम आदमी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी बता रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका प्रदर्शन बढ़ रहा है और पंजाब में आपको टक्कर देने की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ही दिख रही है। खैर, उस पर आएंगे हम। आकाश मिश्रा जी, आपको क्या लगता है? आपने बात की कि मेरिट को लेकर दलित का चुनाव करना चाहिए, बल्कि सीएम पद का चुनाव करना चाहिए, जो भी कैंडिडेट होता है उसका चुनाव करना चाहिए। दलित, सवर्ण, इस सबके जो नैरेटिव है इसमें नहीं फंसना चाहिए। हाँ, दलितों का उत्पीड़न हुआ है, आज दलितों को योग्य नहीं मानते आप? नहीं, मेरी बात प्लीज। दलितों का उत्पीड़न हुआ है, आज भी हो रहा है। दलित भी मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, लेकिन वो लोग जिनके अंदर ये क्षमता हो कि वो देश और प्रदेश की सेवा कर सकेंगे। मेरा कहने का मतलब है वो दलित भी हो सकता है, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, वो कायस्थ भी हो सकता है, वो ठाकुर भी हो सकता है, बढ़िया भी हो सकता है। जिसके अंदर मैनेजमेंट की क्वालिटी हो, जिसके अंदर सेवा भाव हो, इसमें जाति कहाँ से आ गई, इसमें धर्म कहाँ से आ गया? लेकिन अभी कांग्रेस ने जो स्टेटमेंट किया है, देखिए कॉन्ट्रेरी है। पंजाब में इन्होंने 5 महीने के लिए बनाया, फिर कहा सिद्धू चेहरा होंगे। उत्तराखंड में इन्होंने कहा दलित चेहरा होंगे।
तो और क्या था कि दलित को भी वो खुशी मिलनी चाहिए। अरे खुशी देनी है तो शिक्षा देखिए, सब देखिए, उनको मुख्यमंत्री भी बनाइए जो स्पैक है। वहां पर जाति की बात क्यों कर रहे हैं आप? आपके पास दलित चेहरा बढ़िया है जो जनता के लिए काम कर सकता है तो आगे लाइए, स्वागत है, हम सबसे पहले स्वागत करने वालों में से होंगे। लेकिन जाति, हर जगह जाति आप डाल देते हैं, आप चुनाव में जाति डाल देते हैं, आप किसी काम होगा उसमें जाति। अरे भैया कब तक ये जाति धर्म पर राजनीति करते रहेंगे? अभी 70 साल और ऐसे ही बीत जाएंगे। देश और उत्तर प्रदेश वही पिछले जमाने में पड़ा रहेगा जब हम बैलगाड़ी से चलते थे। थोड़ा सोच समझ के जहां तक आप पार्टी की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, अभी जो कहा कि एक जो है प्रदेश की पार्टी है, अब आप सुन लीजिए, हम मुख्य विपक्षी दल से पिछली बार पंजाब में, इस बार क्या होने जा रहा है आप सब लोग देखेंगे। दूसरी बात, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट और सबसे ज्यादा जल्दी पसंद करने वाली पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है। आप देखिए भाजपा को कब तक 2 सीटों पर चलते रहे, अब सत्ता में, तो इतना अहंकार ठीक नहीं है। आप ग्रोथ देख लीजिए, आम आदमी पार्टी जिलों में सबसे ज्यादा तेजी से उतर रही है। और मैं फिर कहता हूँ, जितना ये गाली देंगे उतना जनता हमको अपने पास बुलाएगी, और हमको जनता से सरोकार है। हमको किसी राजनीतिक दल का सर्टिफिकेट और लाइसेंस नहीं चाहिए, ना हम किसी दल, जाति और किसी धर्म की बात कर रहे हैं। हम वो राजनीति करेंगे जिससे लोगों पर फायदा पहुंचे। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, आम आदमी के मुद्दों की बात करते हैं। चलिए ठीक है। संदीप त्यागी जी, आपकी तरफ से क्या कुछ डर का माहौल लग रहा है आपको? क्योंकि दलित कार्ड खेल दिया है, 22 सीटों पर उनकी निर्णायक भूमिका है दलित वोटर्स की। 36 जादुई आंकड़ा है, मतलब अगर थोड़ा सा परफॉर्म कर गए दूसरी अन्य जातियों का वोट पाने में, तो जो इतिहास चला आ रहा है उत्तराखंड का, हर 5 साल बाद पार्टी इन पावर चेंज हो जाती है, वो फिर से दोहराया जा सकता है। संदीप त्यागी जी, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में चुनाव लड़ा जाएगा। और पुष्कर धामी की नीतियों, जो उन्होंने जो नीतियों उत्तराखंड को जो विकास देने का काम किया है, उसको उसके आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। और हम लोग फिर से सत्ता में काबिज होंगे और 40+ के साथ में सत्ता में हम लोग काबिज होंगे। उत्तराखंड में आएंगे, जनता की सेवा करने के लिए आएंगे। हम कोई कार्ड खेलने के लिए नहीं आएंगे, हम कोई जातिगत आंकड़ा, जादुई आंकड़ा जातिगत आधार पर नहीं छुएंगे। हम विकास के आधार पर जादुई आंकड़ा छू करके आएंगे। विकास के आधार पर जनता का विश्वास मत लेकर के उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाएंगे। आप कह रहे हैं कि आप कोई कार्ड खेल कर नहीं आएंगे? कार्ड तो सर खेल दिया आपने। आम आदमी पार्टी ने अगर आर्मी बैकग्राउंड का सीएम फेस दिया तो आपने तुरंत ही वहां पर राज्यपाल का इस्तीफा दिलवाकर एक आर्मी मैन को वहां पर राज्यपाल राजभवन में बैठा दिया। कार्ड तो खेल दिया आपने। ये कोई राज्यपाल एक लोकतांत्रिक संस्था में नहीं है। राज्यपाल महामहिम है, लोकतांत्रिक संस्था में बात लोकतांत्रिक प्रक्रिया की है। इन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनरल मुख्यमंत्री के लिए लॉन्च किया है। हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और हम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले हम जनरल और कर्नल के माध्यम से चुनाव लड़ चुके हैं और हमारे मुख्यमंत्री रह भी चुके हैं। ये अब इस कार्ड को खेल रहे होंगे। इससे पहले जनरल हमारे यहाँ मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मेजर हमारे यहाँ मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मेजर भवन चंद खंडूरी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री रह चुके हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे यहाँ मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो हम कोई जनरल और मेजर को लेकर के कोई कार्ड नहीं खेलने वाले। हम लोकतांत्रिक संस्थाओं के आधार पर, हम विकास के आधार पर, विकास के मुद्दे के आधार पर, नरेंद्र मोदी की रीति और नीतियों के आधार पर, नरेंद्र मोदी के विचार के आधार पर, पुष्कर सिंह धामी के विकास की रफ्तार के आधार पर हम उत्तराखंड में सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। ठीक है, आते हैं संदीप जी आपके पास। आकाश जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। आकाश जी, कि आप हमारा चेहरा जो मुख्यमंत्री का है अजय पोटियाल जी है। अगर हम 300 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रहे हैं तो हम जाति धर्म देखकर नहीं बात कर रहे हैं, सबके लिए बात कर रहे हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि हम उत्तराखंड में रोजगार देंगे और जब तक हम नहीं दे पा रहे तब तक हम उसको अपने सेट करेंगे, तब तक हर घर में एक बेरोजगार को हम 5 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप सब लोग जानते हैं इस बात को कि हमारे अजय पोटियाल जी ने अपनी यूथ फाउंडेशन के जरिए 10,000 लोगों को नौकरी दिलवाने का काम किया है। उसमें भी जाति धर्म नहीं देखी गई है, उसमें भी जो आया है उसको उन्होंने ट्रेनिंग दिया है। उत्तराखंड 83 में भी किस तरीके से अजय पोटियाल जी ने काम किया है ये सबने देखा है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, अजय पोटियाल जी का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब उनके पास पद नहीं था और उन्होंने इतना काम किया, और अगर पद या पावर आ जाता है
तो वो कितना काम करेंगे, ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है। और मुझे लगता है जो भी जनता का भला चाहते हो इस बात को भली बात की सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, बाकी राजनीति अपनी जगह। ठीक है आकाश मिश्रा जी, आप कई चीजों पर, कई मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ रहे हैं, आपने कई मोर्चे खोल दिए, जनता को लुभाने के लिए आपने एक साथ कई चीजें लॉन्च की हैं। आप फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, आपने अब एक बेरोजगारी भत्ता के रूप में जो है एक नया, मैं तो कहूँ अगर लॉलीपॉप कह दिया जाए तो शायद गलत नहीं होगा। आपने देखा है उत्तराखंड की जो बजट है, कहां से किस तरीके से आप उसको एडजस्ट करेंगे, रेवेन्यू कहां से लाएंगे सर? देखिए, मैं आपको बताता हूं, दिल्ली में जब हमारी पार्टी की सरकार आई तो 30,000 करोड़ का बजट था। 5 साल सर बाद उत्तराखंड वही आपको बजट- पता है पर्यटन के ऊपर पूरी सर, मेरी व्यवस्था बात टिकी हुई है, सुनिए। कोरोना काल चल रहा है, सर, पता नहीं कब तक ये जाकर खत्म हो पाएगा, पर्यटन व्यवस्था वहां की एकदम कोलैप्स हो चुकी है, कहां से लेकर आएंगे रेवेन्यू? आपसे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, मुझे कंप्लीट कर लेने जी दीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आते संदीप जी। रुपए का बजट 60,000 करोड़ रुपए का हो गया, इतना मुफ्त देने के बाद भी। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आज विधायक, मंत्री, सांसद सबको फ्री आवाज, फ्री बिजली, फ्री पानी मिलता है, लेकिन अगर हम जनता को जनता के पैसे से ही कोई सुविधा देने लगते हैं तो राजनीतिक दलों के पेट में इतना दर्द क्यों होता है? ये जनता का पैसा है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कह रहा हूं, जिसकी गारंटी और जिसका मुझे फक्र है कि आज जो केंद्र सरकार की संस्था है सीएजी, उसने कहा पूरे देश में अगर कोई एक राज्य सरकार है जो इतना कुछ फ्री में देने के बाद भी फायदे में है तो वो है दिल्ली सरकार। क्योंकि आपको पता है दिल्ली सरकार में कोई मंदिर के मठ या मस्जिद के मौलाना वहां पर चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो आईआईटीएन है, वो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में थे, उनको पता है मैनेजमेंट का होता है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं। और उसके साथ अजय कोठियाल जी जो कर्नल थे आर्मी में, जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, बैठेंगे डिजाइनिंग। आकाश मिश्रा जी, उत्तराखंड आप कई बार इस बात को लेकर कह चुके हैं कि वो आईआईटीएन है, वो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से है। सर इतना क्वालिफाइड बंदा, आप अगर उनकी काबिलियत की बार बार ढोल नगाड़े पीट पीट कर उनकी तारीफें करते हैं, एक भी मिनिस्ट्री क्यों नहीं ली? विदाउट एनी पोर्टफोलियो चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, क्या परफॉर्म कर रहे हैं वो? ये भी तो जनता को बताना पड़ेगा। और सारी मिनिस्ट्री में उनकी, देखिए मेरी बात समझिए आप, देखिए यहाँ जो बंदरबाट होती है ना और प्रदेशों में, वो बंदरबाट नहीं है। मुख्यमंत्री जी मैं कहना चाहता हूँ, तेरह बार आकाश मिश्रा जी, जब भी कोई व्यक्ति मंत्री पद की या मुख्यमंत्री पद की या डिप्टी सीएम पद की शपथ लेता है आकाश मिश्रा जी, तो एक कम से कम एक डिपार्टमेंट का दायित्व भी लेता है कि ये डिपार्टमेंट मैं देखूंगा। अरविंद केजरीवाल कौन से डिपार्टमेंट के लिए जिम्मेदार हैं? पूरी दिल्ली मंत्रालय के लिए अरविंद केजरीवाल जी सबसे पहले आगे आकर जिम्मेदारी लेते हैं। आप किसी भी मंत्रालय में कोई भी, उन्होंने डंके की चोट पे कह रखा है कि सब कुछ अलाउड है, लेकिन अगर किसी ने भ्रष्टाचार के लिए बहुत अच्छा है, तालियां भी आपको बहुत मिल जाएंगी। लेकिन जब आप एक स्वस्थ डिबेट के लिए बैठेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आखिर क्यों उन्होंने अपने पास एक भी डिपार्टमेंट नहीं रखा। पवन भाई एक बात बताइए, हर मुख्यमंत्री का अपना एक तरीका होता है। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री का तरीका मॉनिटरिंग का है, उन्होंने विभाग दे दिया और वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसी भी विभाग में कोई गड़बड़ न होने पाए, और जो हम जनता को वादा कर रहे हैं उसको जमीन तक पहुंचाने का काम करें, तो ये क्या कहते हैं? चलिए खैर, आपकी इच्छा है, आपकी कैबिनेट है, आप चाहे बाकी लोगों से भी डिपार्टमेंट छीन लें, लेकिन जो संवैधानिक बाध्यता है वहां पर कि 10% से ज्यादा आप लोगों को वहां मिनिस्ट्री नहीं बांट सकते। अगर इस तरीके से वो कोई एक मिनिस्ट्री ले लेते, अपने साथ कुछ रख लेते, तो आपका मंत्रिमंडल और बड़ा हो सकता था। फिलहाल आते हैं आपके पास, संदीप त्यागी जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले राकेश जी, आप कह रहे थे दलित को लेकर और आपकी तरफ से यह मांग की गई है सीएम को लेकर। मैं आपको नाम, एक आंकड़ा, एक किस्सा बताता हूं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको नाम भी बता दूंगा। 2016 की बात है, ये आपकी पार्टी की सरकार रही उस समय। एक दलित कार्यकर्ता है, पूर्व सांसद तरुण विजय के साथ, वहां पर एक प्रसिद्ध मंदिर है चक्राता क्षेत्र का, पुनः देवता, वहां पर वो गए थे और उनके साथ उन पर पथराव हुआ और दोनों लोग इस मामले में घायल हुए थे। ये एक वानगी है उत्तराखंड की राजनीति की। जिस समय आपकी सरकार थी उस समय ऐसा वाकया हुआ। अगर आप बताएंगे, बोलेंगे, तो मैं आपको प्राइवेट में उनका नाम भेज दूंगा, दलित कार्यकर्ता का, और काफी ज्यादा उनके साथ शोषण हुआ था जिस समय आपकी सरकार थी। जब आप विपक्ष में हैं तब आप लॉलीपॉप थमा रहे कि हम दलित सीएम लेकर आएंगे। राकेश जी, आपकी आवाज में कुछ तकनीकी खामी लग रही है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं पीसीआर टीम को कहूंगा कि आपकी आवाज दोबारा से कनेक्ट की जाए। आपके पास आता हूं, संदीप जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे।
कि ये आपने जो बताया कि इनके मिनिस्टर, इनके सीएम ने कोई भी पोर्टफोलियो नहीं लिया है, तो इनके सीएम के पास में पोर्टफोलियो भ्रष्टाचार करने का, लॉलीपॉप देने का, झूठे वादे करने का। अगर किसी के पास में पोर्टफोलियो है तो वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के पास में है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करते हैं। जो वादे इन्होंने दिल्ली की जनता को दिए वही वादे उत्तराखंड को देना चाहते हैं, वही वादे उत्तर प्रदेश को देना चाहते हैं, वही वादे पंजाब को देना चाहते हैं। करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वादों पे अपनी सरकार को चलाना है। देखिए बहुत चिल्लाए शाहीन बाग, दिल्ली की जनता ने कहा चल भाग। अब उसका कोई फायदा नहीं है। जनता के पास रहने दीजिए अधिकार, आपने वोट का याद दिला दिया। सुन लीजिए आकाश जी, एक मिनट सुन लीजिए। ठीक है, कंप्लीट कीजिए आपके संदीप जी, कंप्लीट दिल्ली, कीजिए। आपके मुख्यमंत्री विज्ञापन के माध्यम से कहते थे कि मैं दिल्ली के 70% क्षेत्र को पानी देने का काम कर रहा हूं, करूंगा। तो उन्होंने दिल्ली के 70% क्षेत्र को पानी देने का काम इस बरसात में किया। दिल्ली का 80% से ज्यादा क्षेत्र बरसात के अंदर डूब गया, पूरी दिल्ली डूब चुकी थी। क्या किया अरविंद केजरीवाल जी ने? कुछ पानी के लिए, पानी की निकासी का कुछ बना पाए थे अरविंद केजरीवाल जी? सिवाय और झूठे वादे करके। ठीक है, आते हैं आकाश जी, आते हैं। केजरीवाल कुछ नहीं कर पाए। पवन जी उत्तर ले लीजिए। ठीक है, आते हैं आपके पास। संदीप जी, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं कर पाए, लेकिन लोकतंत्र में तो जो पब्लिक मैंडेट देती है वही होता है ना सबसे बड़ा रिजल्ट। जब 2 बार आम आदमी पार्टी को वहां की जनता पूर्ण बहुमत के साथ, बल्कि प्रचंड बहुमत के साथ चुन चुकी है। आपके केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी घर घर पर्चा बांटते देखे गए थे सर, और उसके बावजूद भी वहां की जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया विधानसभा में। तो कुछ तो अच्छा किया होगा ना, इसीलिए बार बार प्रचंड बहुमत मिल रहा है। वाले चिल्लाते हैं। मैं आपको एक बात बताता और अभी आपके हाल ही में आपकी पार्टी के 3 पार्षद निकल गए। आपने ये कह दिया कि तो आम आदमी पार्टी में जाने वाले हैं इस वजह से। सर, जो पार्टी दिल्ली में वहां पर 2 बार प्रचंड बहुमत से आ चुकी है, उत्तराखंड में आप इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। उत्तराखंड में उनकी वजह से आपने 100 यूनिट फ्री बिजली की बात कही। इससे पहले आप कहां थे संदीप त्यागी जी? वो भी वहां भी करेंगे। अभी आपने आदरणीय अमित शाह जी पे कमेंट किया। मैं बता देना चाहता हूँ, अमित शाह जी इस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इस भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव में जब आता है तो चुनाव उसके लिए एक त्योहार होता है, और उस त्योहार में अपनी पूरी भूमिका अदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है। चाहे उसे गली में जाना हो, उसे उसमें कोई दिक्कत नहीं है संदीप जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपकी पार्टी के नेता हैं, आप घर घर उनसे पर्चे बंटवाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को वहां की जनता ने मैंडेट नहीं दिया। ये जनता और सबसे बड़ा लोकतंत्र में परीक्षण का पैमाना तो मैंडेट ही होता है। पवन जी, लोकतंत्र का सम्मान सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता करते हैं। जब इनकी सरकारें नहीं बनती है, इनके विधायक नहीं बनते हैं, विधायक हारते हैं, तो लोकतंत्र पर ठीक है, आकाश जी आते हैं आपके पास। ये ईवीएम की मशीनों पर, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर ये उंगलियां उठाने का काम विपक्ष करता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी ने ना आज तक ईवीएम पर उंगली उठाई है, ना लोकतांत्रिक संस्थाओं पर उंगली उठाई है। ये नहीं कहते कि यहाँ लोग यहाँ। ठीक है संदीप जी, आते हैं आपके पास। आज आप ईवीएम की बात लेकर आए हैं, लेकिन ईवीएम पर उंगली उठाने का सबसे पहला आरोप किस पार्टी की तरफ से लगाया गया था, थोड़ा चेक करिएगा। आते हैं आपके पास, वापस लौटते हैं आपके पास। संदीप जी वापस आते हैं आपके पास। आकाश मिश्रा जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? आकाश मिश्रा जी। भाई साहब, कुछ प्रश्न थे हमारे मित्र के, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। पहली बार तो इन्होंने कहा प्रचार का, तो अभी कुछ दिन पहले सबने देखा कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश नंबर 1 का प्रचार किया, जिसमें बंगाल की सड़कें दे दी और अमेरिका की फैक्ट्री दिखा दी। उस पर काफी बवाल हुआ। ये वो पार्टी है जो लोगों को बताती है कि नाली की गैस से चाय कैसे बनाई जाती है। ये वो पार्टी है जो गुरु नानक जी, संत कबीरदास जी और संत रविदास जी को एक ही जगह बैठाकर मंत्रणा करवा देती है, जो अलग अलग सदी में लोग पैदा हुए होते हैं। ये वो पार्टी है जो कहती है कि मैंने आर्मी को समझाया कि भैया अभी बादल है, अभी रडार हवाई जहाज नहीं पकड़ पाएगा। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं। एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बताना चाहता हूं, आपकी रिसर्च में शायद है कि नहीं है, लेकिन मैंने कहा आपको बता दूं। अभी देखा होगा आपने, ये चिल्ला रहे थे कि WHO ने योगी जी की कोरोना काल में तारीफ करी। तो ये वो पार्टी है जो लखनऊ के अलीगंज में एक WHO का एक कमरे का ऑफिस खोल दिया, उस पर बाहर लिख दिया WHO।
जैसे इन्होंने गार्डियन नकली छपवा दिया था विदेशी अखबार, तो ये काम हो रहा है। दूसरी बात, आकाश मिश्रा जी, शायद WHO को जानकारी छोड़ भी नहीं दीजिए। है। कोरोना पर मुझे लगता है कि पवन आपको जी। बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। आम मुझे- आदमी पार्टी मुझे को कंप्लीट कोरोना कर पर लेने बोलने दीजिए। का जनता बार बार कंप्लीट कर कह लेने चुकी है कि दीजिए, तो अधिकार फिर मैं नहीं है, कोरोना पे भी क्योंकि आ जाऊंगा। कोरोना मुझे काल में कंप्लीट जिस करने दीजिए। तरीके की व्यवस्था दिल्ली में देखी गई वैसी शायद और कहीं नहीं देखी गई। आपको दो बार केंद्र सरकार से गुहार लगानी पड़ी और केंद्र सरकार की तरफ से जब मोर्चा संभाला गया तो वहां पर हालात काबू में आ पाए। आपके तमाम आप हमको अस्पतालों ये के बताइए, डॉक्टर पवन जी, ट्वीट करके पवन लिख जी, रहे थे कि आप हमारे हमको पास ये इतने घंटे की बताइए- ऑक्सीजन बची है, लिखते थे 1 घंटे की बची है, फिर बोलते 30 मिनट की बची है, फिर बोलते हैं 15 मिनट की बची है। और एक हॉस्पिटल ने तो हमको बाकायदा ये भी एक कह दिया मिनट था कि हमारे यहाँ तो इनके ऑक्सीजन की प्रश्न कमी का जमा उत्तर हो दो, गई। आपकी बात पे आता हूं। इस पर बोलने अरे का सुन तो ऐसी लीजिए स्थिति महाराज। होने के बाद, क्योंकि आपके पास क्रायोजेनिक टैंकर्स नहीं थे आकाश जी, जो आप ऑक्सीजन वहां से ला पाते, इस पर बोलने का हक आप नहीं मेरी है बात आपको। सुनेंगे सर, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। दिल्ली में इन्होंने कहा पानी भर गया, नाले भर गए। आप ये बताइए, दिल्ली की एमसीडी में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। ये वो लोग हैं जो जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करिए तो कोरोना की आप बात कर रहे हैं। ठीक है संदीप जी, अपनी बारी पे बोलिएगा प्लीज। आऊंगा मैं आपके पास, पहले राकेश जी के पास जाऊंगा, फिर आपके पास आऊंगा। दिल्ली की सरकार फ्री का पैसा क्यों नहीं देना चाहती है? लोगों को बेचा गया, किस तरीके से वेंटिलेटर घोटाला हुआ, आप देखिए किस तरीके से संवेदनहीनता की हद पार कर दी इन्होंने। और दिल्ली, आप केंद्र की सरकार को जब कोर्ट ने फटकार लगाई ऑक्सीजन के लिए, तब उन्होंने ऑक्सीजन देने का काम किया प्रॉपर। इनका मर्जी थी कि दिल्ली में मरते हैं लोग तो मरे, लेकिन बुराई होनी चाहिए प्रदेश सरकार की। हम इनको पहले से बता देते थे कि सर हमारी ये रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये ऑक्सीजन उससे कम देने का काम करते थे। ठीक ये है सबको आकाश पता मिश्रा जी, है। आपको सब कुछ डोर स्टेप डिलीवरी पर चाहिए था, ये भी चीजें सामने आई थी बाद में कोर्ट के माध्यम से। खैर बाद में आता हूं आपके पास इस मुद्दे पर भी। राकेश जी, आपको आवाज मिल पा रही मेरी अब? मैंने पिछले राउंड में आपसे पूछा था, उस वक्त तकनीकी खामी के चलते आपसे बात नहीं हो पाई थी। एक दलित कार्यकर्ता हैं, अगर आप पूछेंगे तो प्राइवेटली मैं आपको उनका नाम बता दूंगा। 2016 का मामला है, आपकी पार्टी की सरकार थी और वो पूर्व सांसद तरुण विजय के साथ आपके वहां पर चक्राता क्षेत्र, वहां पर एक पुनः देवता का मंदिर है, वहां पर गए थे और उनके साथ वहां पर पत्थरबाजी हुई, दोनों लोग घायल हुए, पूर्व सांसद भी और वो दलित कार्यकर्ता भी। ये स्थिति थी वहां पर आपकी सरकार के दौरान दलितों की। अभी आप बात कर रहे थे कि दलित बहुत ज्यादा वहां पर डेवलप्ड हो गए हैं, दलितों का बहुत ज्यादा उत्थान हो गया है। सर, जो अपने आराध्य से प्रार्थना करने के लिए पूजा स्थलों तक नहीं जा सकता, देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, वो अपने आराध्य की पूजा अर्चना नहीं कर सकता, उसको लेकर आज आप जब विपक्ष में हैं तब आप सीएम पद का झुंझुना थमा रहे हैं। देखिए, जिस घटना की आप चर्चा कर रहे हैं वो एक ही जगह देश में नहीं होती, अनेक जगह होती है और उस पर कानून संविधान के अनुसार उस समय भी कार्रवाई की होगी, पहले भी होती आई है। राकेश जी, जहां पर होगी एएनबी न्यूज लगातार सवाल उठाता है, आगे जहां भी होगी तब भी सवाल उठाएगा, लेकिन आज क्योंकि आपकी तरफ से घोषणा हुई है इसलिए आज जवाब आपकी तरफ है, आज आपके पाले में सवाल है, इसलिए आज आपको जवाब देना है। राकेश जी, मैं वही जवाब दे रहा हूं कि उस समय जो घटना हुई थी, जो भी लोग उस घटना के पीछे हैं, चाहे वो जातिगत हो या किसी राजनीतिक पार्टी का एजेंडा हो या किसी धार्मिक एजेंडा हो, उन लोगों ने किया हो तो उन पे निश्चित तौर पे पुलिस की कार्रवाई, कानून की कार्रवाई की गई है और आगे भी होगी। अगर कोई घटना कहीं घटित होती है और वो किसी दलित के साथ होती है तो ऐसा नहीं है कि वो सरकार उस दलित के साथ नहीं है। आज कांग्रेस ने अगर कोई दलित मुख्यमंत्री बना दिया है तो इसकी बहुत तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को या अन्य दलों को हो रही है। क्यों हो रही है? आपको किसने रोका था बनाने के लिए? उत्तराखंड में तो आप आज बना सकते हो दलित मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश में आज दलित मुख्यमंत्री बना सकते हो, आप यूपी में आज दलित मुख्यमंत्री भाई बना आप सकते हो, किसी भी काबिल व्यक्ति को बनाइए, हमें क्या तकलीफ होगी? वो चाहे दलित हो चाहे किसी और जाति का हो। ठीक है आकाश जी, आएंगे अपनी बारी पर। मैं पूरी बात कर लूं? जी जी राकेश जी बोलिए, कंप्लीट कीजिए। सिर्फ अपनी महत्वता मत चाहिए, आपका कोई मौजूद नहीं है। ठीक है राकेश जी, कंप्लीट कीजिए। ये जो यही अहंकार में डूबेगा आपको। ठीक है राकेश जी, कंप्लीट कीजिए प्लीज। आकाश मिश्रा जी अपनी अपनी बारी पर। ये योग्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं श्रीमान जी। दलितों में योग्य बनाने के लिए सालों लग गए नीचे से ऊपर लाने में। इनके जैसे ही मठाधीश, इनके जैसे उच्च जाति के लोग, केजरीवाल जैसे उच्च जाति के लोग दलितों का क्या सा सम्मान करते थे सालों तक, इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी, ये पूरी देश की जनता जानती है। लेकिन राकेश जी जब बात होगी मौजूदा परिदृश्य की, चाहे वो राज्य की बात हो, उत्तराखंड की, जहां पर आधे टर्म आपने शासन किया है, राकेश जी आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? आज आप दलित की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की बात जब भी आएगी
तो वहां पर आधे टाइम तक आपने शासन किया, देश में एक बड़े टाइम तक आपने राज्य किया, सबसे ज्यादा आपने जो है किया। अब अगर बात करें, करीब 19% आबादी है उत्तराखंड में दलितों की बताई जा रही है करीब। और इसमें यह बताया जा रहा है, आपको मैं बताऊं, उत्तराखंड का अनुसूचित जात आयोग का यह आंकड़ा है और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हर साल बीजेपी कांग्रेस, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, हर साल करीब 300 मामले मिलते हैं दलित उत्पीड़न के। निश्चित, बिल्कुल सही। ठीक है, फिर कहां का उत्थान है? मैं वही बोल रहा हूं कि अगर दलित मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की है तो कोई अपराध कर दिया है क्या? आप क्या चाहते हो, दलित को नहीं बनाए? तो नहीं, वो 300 दलित बनने में कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि आज आपको ऐसा बयान क्यों देना पड़ रहा है जब आप लंबे समय तक सत्ता में रहे और उसके बावजूद भी अगर आप उत्तराखंड की साक्षरता दर की बात करते हैं तो वो 71% से ऊपर है, लेकिन जब आप दलितों की बात करते हैं तो 50% के पास वो आ जाती है। ये सब चीजें तब क्यों नहीं जब आप सत्ता में रहे? आपने उन लोगों को साक्षर, क्या सिर्फ राजनीति में आप उनको पार्टिसिपेशन दे देंगे, आप उनको भागीदारी दे देंगे, उससे काम हो जाएगा? देखिए, राजनीति में पार्टिसिपेट देना, सीएम बनाना एक सम्मान का तबका है, गरीब तबका ऊपर आता है, ये तो सच है। आप जो बात कर रहे हैं जातियों की, धर्म की, ये सब कुछ इस देश में ही है ना। जाति जो आरक्षण है वो जातिगत ही है ना। राकेश जी, आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर